हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं रेक्टिफायर्स के बारे में। रेक्टिफायर्स ये जो है जब हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, एसी पावर सप्लाई, एसी वोल्टेज, एसी करंट, इसको जब हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो रेक्टिफायर का उसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो अब वो रेक्टिफायर्स कैसे काम करते हैं हमको उसको स्टडी करना है। बिफोर दैट वी विल मूव अहेड। उसके पहले जो है हम जो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई के बारे में स्टडी करेंगे। ये डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, 4 ब्लॉक्स पे डिपेंडेंट है। डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो है 4 ब्लॉक्स पर डिपेंडेंट होता है। एक ब्लॉक तो रहेगा ट्रांसफार्मर का, एक ब्लॉक रहेगा ट्रांसफार्मर का, दूसरा ब्लॉक रहेगा डायोड का, तीसरा ब्लॉक रहेगा फिल्टर का, जबकि चौथे ब्लॉक में हमको डालना है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये 4 ब्लॉक्स है। 4 ब्लॉक्स में पहला ब्लॉक है ट्रांसफार्मर का। इसमें क्या होगा, ये जब भी हम एसी सप्लाई को, एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम एसी सप्लाई लगाएंगे। जिस जगह पर लगाएंगे, जिस लोकेशन पे लगाएंगे, उसका नाम रहेगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर 2 वाइंडिंग्स पर डिपेंडेंट एक सर्किटरी है, जिसके अंदर फर्स्ट वाइंडिंग को कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंड वाइंडिंग को कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। और इसके अंदर सप्लाई हमेशा एसी के फॉर्म में आता है, लेकिन वाइंडिंग्स पर कभी पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है, कभी नेगेटिव हाफ साइकिल आती है। इस तरीके से ट्रांसफार्मर काम करता है। तो हमको क्या है, सबसे पहले जो एसी सप्लाई देना है, एसी सप्लाई देना है वो ट्रांसफार्मर में देना है। एसी सप्लाई कहाँ देना है? ट्रांसफार्मर में देना है। और यहाँ से ये सप्लाई फिर आगे मूव होता है डायोड रेक्टिफायर के अंदर। ये डायोड रेक्टिफायर है जो हमारा टॉपिक है एक्चुअल में, ये डायोड रेक्टिफायर। तो डायोड रेक्टिफायर के अंदर हमारा सप्लाई आगे की तरफ मूव होगा, तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में कनेक्शन आ जाएगा। फिर बाद में डायोड रेक्टिफायर क्या करेंगे, डायोड रेक्टिफायर जो होगा हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल का आउटपुट देगा और नेगेटिव हाफ साइकिल का आउटपुट नहीं दे पाएगा। या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जब हम फुल वेव रेक्टिफायर की स्टडी करेंगे तो वहां पर दूसरा डायोड लगा हुआ रहेगा, वो हमको आउटपुट देगा। मतलब वन एट अ टाइम एक ही सिंगल हाफ साइकिल का हमको आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट हाफ साइकिल का आउटपुट लगाने के लिए हमको दूसरा डायोड लगाना पड़ेगा। इस तरीके से फॉरवर्ड बायस कंडीशन होगी और हमको आउटपुट मिलेगा। तो जब एक सिंगल हाफ साइकिल का आउटपुट मिलता है, सिर्फ और सिर्फ, मतलब ओनली फॉर सिंगल हाफ साइकिल, इफ वी विल गेट द आउटपुट, देन दैट काइंड ऑफ रेक्टिफायर इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। इसी को हम लोग स्टडी करेंगे आगे कौन कौन से रेक्टिफायर है। फिलहाल ये ब्लॉक डायग्राम समझना जरूरी है। डायोड रेक्टिफायर से निकलने वाला जो आउटपुट रहेगा वो पल्स के फॉर्म में रहेगा और उसे कहते हैं पल्सेटिंग डीसी वैल्यू। तो ये पल्सेटिंग डीसी वैल्यू के फॉर्म में हमको आउटपुट मिलेगा। अभी भी उसके अंदर जो आउटपुट रहेगा वो प्योर डीसी नहीं रहेगा, उसका आउटपुट ऐसा पल्स के फॉर्म में हमको मिलेगा। अगर फुल वेव रेक्टिफायर आप यूज कर रहे हैं तो हमको इस तरीके से पल्स के फॉर्म में डीसी मिलेगा। जबकि जो सप्लाई हमने डायोड रेक्टिफायर में लगाया था वो एसी था, है ना, वो एसी फॉर्म में था। अब हमको कैसा डीसी फॉर्म के अंदर मिल रहा है, लेकिन पल्सेटिंग डीसी फॉर्म में मिल रहा है। इसको प्योर डीसी नहीं कहते हैं। फिल्टर किस चीज से मिलकर बनता है? फिल्टर बनता है अपना इंडक्टर और कैपेसिटर से। इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करते हैं? कैपेसिटर का काम क्या है? खुद को चार्ज करना और डिस्चार्ज करना, ये कैपेसिटर का काम है। इसी तरीके से इंडक्टर का क्या काम है? इंडक्टर का काम है चेंज इन करंट को, चेंज इन वोल्टेज को, इस सब चीज जो चेंज हो रहा उसको अपोज करना। तो चेंज को अपोज करने वाला होता है इंडक्टर और चार्ज और डिस्चार्ज करने वाला होता है कैपेसिटर। तो फिल्टर क्या करता है, ये जो वैल्यू आ रही है पल्सेटिंग डीसी, इसके अंदर जो एसी का पोर्शन है, ये जो एसी वाला पोर्शन हमको नजर आ रहा है, ये वाले एसी के पोर्शन को रिमूव करने की कोशिश करता है फिल्टर। और हमको जो अब आउटपुट मिलता है वो प्योर फॉर्म ऑफ डीसी तो नहीं मिलता, लेकिन उसके समहाउ नियरर वैल्यू हमको नजर आती है, लाइक दिस। इस तरीके से हमको आउटपुट नजर आता है। तो ये जो आउटपुट हमको मिलता है, ये
पल्सेटिंग फॉर्म के बाद वाला जो आउटपुट है वो प्योर डीसी तो नहीं रहता, लेकिन उसके बहुत ज्यादा क्लोजर वैल्यू हमको आउटपुट में नजर आती है। और लास्ट में जो है रेगुलेटर, लास्ट में हम जो है रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर का ब्लॉक हम देख रहे हैं। ये क्या करता है, ये जो हमको इम्प्योर फॉर्म ऑफ डीसी मिला है, इसको प्योर फॉर्म ऑफ डीसी में कन्वर्ट करता है। प्योर फॉर्म ऑफ डीसी में कन्वर्ट कैसे करता है, एक वैल्यू को फिक्स करके, रेगुलेट करके, एक पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू को रेगुलेट करके ये हमको आउटपुट में आउटपुट देता है। तो ये दिस विल बी द आउटपुट पोर्शन, ये रहेगा आउटपुट, और ये साइड क्या रहेगा, इनपुट। तो इनपुट से वैल्यू आएंगी अंदर की तरफ, ट्रांसफार्मर में जाएंगी। जब वैल्यू अंदर आएंगे तो ट्रांसफार्मर में भी एसी के फॉर्म में जाएंगी। एसी के फॉर्म में जाने के बाद ये डायोड ट्रांसफार्मर से बाहर निकलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग बनकर। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, या तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप रहेगा, स्टेप डाउन रहेगा। तो ये दो टाइप के ही ट्रांसफार्मर पॉसिबल है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वैल्यू को घटा देता है। जो भी वैल्यू यहाँ से मिल रही थी उसकी उसकी वैल्यू को वो कम कर देता है। तो वैल्यू कम करके एसी फॉर्म में फिर से हमको वैल्यू कहाँ पर मिलेंगी, डायोड रेक्टिफायर के इनपुट में। डायोड रेक्टिफायर का इनपुट क्या करेगा, ये जो एसी पल्स मिल रही थी एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल के साथ, उसको पल्सेटिंग डीसी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। पल्सेटिंग डीसी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको डाला जाता है फिर से काय में, फिल्टर के अंदर। फिल्टर के अंदर जब डालते हैं तो ये पल्सेटिंग का जो रिपल पोर्शन था, जो अनवांटेड सिग्नल था, जो एसी का पार्ट था, उसको रिमूव करता है फिल्टर। फिल्टर जब रिमूव कर देता है उसको, तो वैल्यू कहाँ पर जाती है फिर आगे, वो वैल्यू जाती है वोल्टेज रेगुलेटर में। और वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है, उस वैल्यू को प्योर डीसी के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमको आउटपुट देता है। तो इस तरीके से एसी वैल्यू डीसी वैल्यू में कन्वर्ट होती है। तो इस पूरे ब्लॉक डायग्राम के अंदर हम जो है अभी फिलहाल रेक्टिफायर को स्टडी कर रहे हैं। तो रेक्टिफायर्स के दो टाइप होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के भी और दो टाइप होते हैं। एक होता है सेंटर टैब रेक्टिफायर, जबकि दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के दोनों टाइप, इनको हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले इसमें आता है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हम हेडिंग डाल देंगे हाफ वे रेक्टिफायर। हाफ वे रेक्टिफायर क्या होगा, इसका सर्किट डायग्राम सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जैसे कि मैंने बताया, इनपुट जो भी रेक्टिफायर में आता है वो एसी होता है, और एसी भी कहां से होकर जाता है, ये ट्रांसफार्मर से होकर जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग बनाएंगे। तो ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, ये कहलाएगा प्राइमरी वाइंडिंग। इसी के बाजू में ट्रांसफार्मर की कंप्लीट डायग्राम बनाने के लिए हमको सेकेंडरी वाइंडिंग भी बनाना पड़ेगा। तो ये होगी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग। ये सेकेंडरी को ऐसे डिनोट कर देंगे। सेकेंडरी वाइंडिंग बनाने के बाद, क्योंकि हम हाफ वेव रेक्टिफायर डिजाइन कर रहे हैं, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होगा, एक सिंगल डायोड लगा हुआ होगा। ये डायोड हम लगा देंगे। डायोड लगाने के बाद यहाँ पर हमको लगाना है लोड रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा हमारा लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस मतलब आर एल से इसको डिनोट करेंगे। यहीं पर क्या करना है हमको,
जब करंट इसके अंदर से फ्लो होगा तो इसी पोर्शन में हमको वोल्टेज पता करना है कि कितना वोल्टेज इसके अक्रॉस में हमको मिल रहा है वीओ के फॉर्म में। वी आउट हमको कितना मिल रहा है, और उसका फिर हम क्या कर लेंगे, एक वेव डायग्राम बना लेंगे, और वेव डायग्राम से हमको समझ में आ जाएगा कि भाई हाफ वेव रेक्टिफायर इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर वेव डायग्राम बनाने के लिए भी मैं क्या करता हूँ, एक वेव डायग्राम के लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसमें हम इसको बोलेंगे इनपुट, और ये वोल्टेज के फॉर्म में रहेगा तो वी इन कर देंगे इसको, और इसको बोल देंगे हम आउटपुट वी ओ, ये भी वोल्टेज के फॉर्म में रहेगा, इसकी भी कुछ मैक्सिमम वैल्यू हम रखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, जो इनपुट आ रहा है वो हमारे पास एसी आ रहा है, तो हम एसी की वेव बना लेंगे, ये हमने बना लिया एसी। अब इसके साथ हर एक हाफ साइकिल पर ट्रांसफार्मर काम करने वाला है, और हर एक हाफ साइकिल पर या तो डायोड वैल्यू को, करंट को, वोल्टेज को कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो हमको ये भी देख लेना है ये कंडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो कंडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है देखने के लिए हम ये पूरा का पूरा वेव का डायग्राम बनाएंगे। तो पहली वेव जब आएंगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वैल्यू हम दिखाएंगे कि ये पॉजिटिव हाफ है इनपुट की। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, यहाँ पर रेक्टिफायर के अंदर सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एसी सप्लाई से पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो प्राइमरी वाइंडिंग का अपर पोर्शन जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ट्रांसफार्मर में क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। म्यूचुअल ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन होता है। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो वैल्यू वाइंडिंग्स में आती है वो दूसरी वाइंडिंग में भी आ जाती है, उसकी बाजू वाली वाइंडिंग में आ जाती है। यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, पॉजिटिव आया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वोल्टेज की पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। जब म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर भी टॉप लेवल पर हमको पॉजिटिविटी मिलती है, तो ये जो करंट यहाँ पे फ्लो होने वाला है उसके लिए डायोड जो है ये फुल वेव रेक्टिफायर, डायोड जो है फॉरवर्ड बायस की तरह काम करता है। अब जब ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, करंट यहाँ से फ्लो होगा तो ये जो करंट है ये फ्लो होते हुए यहाँ से कंडक्शन होते हुए ये जाएगा किधर से, आरएल में से। तो यहाँ रहेगा हमारा करंट आई, और ये करंट आई मल्टीप्लाई हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस से, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा वी ओ इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू एल। तो ये हमको आउटपुट में मिलेगा वी ओ इज इक्वल टू करंट आई इंटू आर इंटू एल। ये वाली वैल्यू जो है हमको आउटपुट में वोल्टेज के फॉर्म में यहाँ पर नजर आएंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल की वैल्यू। उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में अब यहाँ पर हमको डालना है, नेक्स्ट टाइम में नेगेटिव हाफ साइकिल आएंगे, तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव था वो अब बन जाएगा नेगेटिव। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये बन जाएगा अब नेक्स्ट साइकिल में नेगेटिव। जब ये नेक्स्ट साइकिल में नेगेटिव बनेगा तो यहाँ पर ये जो म्यूचुअल इंडक्शन चल रहा है यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा। जब यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो ये जो अपना डायोड है ये बन जाएगा अब रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर। तो जब ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नो करंट। आई के लिए आई यहाँ पर फ्लो नहीं होगा। जब आई यहाँ फ्लो नहीं होगा तो ऑब्वियसली यहाँ से भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ सेकेंड टाइम के लिए, तो यहाँ पर भी करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो आरएल जो लोड रेजिस्टेंस है, इस आरएल को जीरो करंट से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर वी ओ सेकेंड हाफ साइकिल का कितना हो जाएगा, जीरो। फर्स्ट हाफ साइकिल में तो हमको मिल जाएगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में हमको मिल जाएगा, पॉजिटिव के लिए हमको मिलेगा आउटपुट, लेकिन नेगेटिव के लिए हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो नेगेटिव के लिए हमको आउटपुट नहीं मिलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देर विल बी नो करंट एंड देर विल बी नो वोल्टेज इन आउटपुट साइड, तो यहाँ पर आउटपुट में हमको वोल्टेज नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर भी पॉजिटिविटी आ जाएगी, पॉजिटिविटी आने की वजह से फिर से
फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड चले जाएगा। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जब डायोड चले जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से करंट मिलेगा। करंट फिर से किस फॉर्म में मिलेगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में से करंट होता हुआ डायोड में से होता हुआ कहां से जाएगा, लोड में से जाएगा। लोड में से जब करंट चले जाएगा, लोड में से जब करंट चले जाएगा तो क्या करेंगे, फिर से अगेन उसको हम जो है लोड रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। लोड रेजिस्टेंस से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फिर से आउटपुट में क्या मिल जाएगा, आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो आउटपुट साइकिल हमको मिलेंगे यहाँ पर पॉजिटिव। तो इस तरीके से पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमको पॉजिटिविटी मिली, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टाइम भी नेगेटिव हाफ साइकिल आएंगी और उसमें हमको आउटपुट कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसको मैं ऑरेंज से बता रहा हूँ, तो यहाँ पर हमको आउटपुट नेक्स्ट टाइम में भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इस तरीके से जो रेक्टिफिकेशन हुआ, रेक्टिफिकेशन पॉजिटिव हाफ साइकिल का हुआ, लेकिन सॉरी पॉजिटिव हाफ साइकिल का हुआ लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल का नहीं हुआ। तो क्योंकि आधी वेव ही यूज हुई है और आधी वेव को ही हम यूटिलाइज कर पाए हैं और आधी वेव का ही रेक्टिफिकेशन हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव यूज हुई, हाफ वेव यूटिलाइज हुई और हाफ वेव का ही रेक्टिफिकेशन हुआ, इसलिए क्या बन गया वो, हाफ वेव रेक्टिफायर। और हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर जो उसकी एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 40.6%। ये होती है इसकी एफिशिएंसी। और एक चीज इसके अंदर होती है जिसको कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पी आई वी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू वी एम। पी आई वी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज वी एम। इस तरीके से हाफ वेव रेक्टिफायर में हमको एफिशिएंसी और पीक इनवर्स वोल्टेज देखने को मिलता है। ये दो चीजें हो गई हाफ वेव रेक्टिफायर की, जिसको याद रखना जरूरी है। अब उसके बाद में जब हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हुआ तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, अब नेक्स्ट वाला हमारा होगा फुल वेव रेक्टिफायर। तो अब हम स्टडी करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर को। अब क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में मैंने आपको बताया कि इसमें दो टाइप है, एक होता है सेंटर टैप, एक होता है ब्रिज। तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट वाला जिसका नाम है सेंटर टैप रेक्टिफायर। अब ये सेंटर टैप रेक्टिफायर क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, वो हम सबसे पहले डिजाइन करेंगे। तो सेंटर टैप रेक्टिफायर के अंदर वंस अगेन हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एसी सप्लाई से स्टार्ट करेंगे। एसी सप्लाई से स्टार्ट करने के लिए हमको एसी सप्लाई लगाना पड़ेगा, किसको, ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग रहेंगी, फिर से एक रहेंगी प्राइमरी वाइंडिंग जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हमको ज्यादा बना लेना है, और एक रहेंगी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हम कम कर देंगे। ये सेकेंडरी वाइंडिंग हुई और वो हुआ नंबर ऑफ टर्न्स। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर दो डायोड हमको यूज करना है। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर दो डायोड यूज होते हैं, तो यहाँ पर हम दो डायोड यूज करेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर में चार डायोड भी यूज होते हैं, लेकिन वो वाला जो होता है ब्रिज रेक्टिफायर होता है। ये अभी हम पढ़े जो है ये सेंटर टैप रेक्टिफायर है। यहाँ पर सेंटर में हम क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे और इस लोड रेजिस्टेंस को इन दोनों डायोड से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा सेंटर टैप रेक्टिफायर बनेगा। यहाँ पर इस डायोड का नाम दे देंगे D1, इसका नाम दे देंगे D2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा RL, जिसको हम क्या कहते हैं, लोड रेजिस्टेंस। ये क्या करेंगे, वाइंडिंग जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये दो पार्ट में डिवाइड होंगी। यहाँ पर एक इधर होंगी और एक इधर होंगी, एक अपर पार्ट होगा और एक लोअर पार्ट होगा। कुछ अरेंजमेंट कुछ ऐसा रहेगा, ब्लॉक डायग्राम में तो अच्छे से नहीं समझ सकते, लेकिन अरेंजमेंट कुछ ऐसा रहेगा कि सेकेंडरी वाइंडिंग दो पार्ट में डिवाइड होंगी। अब यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही हमेशा हमको आउटपुट चेक करना है। इसी के अक्रॉस में हमेशा हमको क्या करना है, आउटपुट को चेक करना है। तो यहाँ पर मैं आउटपुट के लिए भी बना देता हूँ VO। किसके अक्रॉस में चेक करना है, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में चेक करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसा कि लास्ट टाइम हमने बनाया था कि एक हम वेव डायग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हमको क्या बताना है, इनपुट कैसा होगा और आउटपुट कैसा होगा।
तो यहाँ पर ऊपर वाला जो लाइन मैंने खींचा उसमें हम बनाएंगे इनपुट वेव, और नेक्स्ट लाइन जो मैं खींचा उसके अंदर बनाएंगे हम आउटपुट वेव। तो यहाँ पर इनपुट वेव वंस अगेन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे, तो इनपुट वेव भी फिर कैसी बनेंगी, एसी के हिसाब से बनेंगी, तो एसी के इनपुट वेव बना लिए। अब यही हमको पल्स टू पल्स यहाँ पर शो करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसी लाइन खींच लेंगे ताकि हम पल्स टू पल्स शो कर सके कि इस पल्स पे क्या आउटपुट था और नेक्स्ट पल्स पे क्या आउटपुट था। इस तरीके से हम जो है पल्स टू पल्स आउटपुट शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसको भी दे देंगे हम वी इन, और यहाँ पर रहेगा हमारा वी ओ, है ना। यहाँ पे वी ओ देखेंगे, ये वोल्टेज के लिए है, ये भी वोल्टेज के लिए है। तो ये बन गया हमारा वेव डायग्राम के लिए। इसमें क्या होगा, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आएंगे, नेक्स्ट नेगेटिव रहेंगे, फिर पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, फिर पॉजिटिव, ऐसे एसी सप्लाई का सिग्नल हमको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सप्लाई आया उसके अंदर होगा क्या, यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल आएंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल आने की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होने की वजह से यहाँ पर भी पॉजिटिविटी आ जाएंगी। पॉजिटिविटी यहाँ पर जैसी आएंगी तो डायोड D1 जो है ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में चला जाएगा। पहले स्टार्टिंग में डायोड D1 कैसे चले जाएगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में चला जाएगा। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जाने की वजह से करंट मिलेगा। वो जो करंट है, करंट आई, वो यहाँ से जाता हुआ, यहाँ से नीचे आता हुआ, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस में आएगा। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, करंट आई। वो नीचे नहीं जाएगा। नीचे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव मतलब ये जो डायोड है इस करंट के हिसाब से अभी काय में है, वो रिवर्स बायस कंडीशन में है। तो यहाँ पर रिवर्स बायस कंडीशन होने की वजह से नीचे वाले डायोड D2 में वो करंट नहीं जाएगा, क्योंकि दो पाथ है तो हो सकता है आप सोचे कि नीचे भी आना चाहिए, लेकिन नीचे वो करंट नहीं आएगा। वो करंट कहाँ से जाएगा, अंदर से लोड रेजिस्टेंस में से जाएगा, और उसके अक्रॉस में आई फिर से क्या करेंगे हम, वी ओ इज इक्वल टू, वी ओ में क्या कर देंगे, आई इंटू आर एल कर देंगे, और हमको आउटपुट मिलेगा। इस तरीके से फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, ये जो हाफ साइकिल है अब बन जाएंगे नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल होने की वजह से ये बन जाएगा अब रिवर्स बायस। रिवर्स बायस होने की वजह से यहाँ पर करंट हमको नजर नहीं आएगा। अब करंट नहीं मिलेगा, लेकिन नीचे वाला जो है उसी टाइम एट अ टाइम यहाँ पर पॉजिटिविटी अपने को दिखाएगा, और ये पॉजिटिविटी म्यूचुअल इंडक्शन होने की वजह से डायोड D2 पर भी हमको नजर आएंगी। अब डायोड D2 जो है ये अब बन जाएगा फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस होने की वजह से करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होकर, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, करंट जो है यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होकर यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाने के बाद ये फिर से कहाँ से जाएगा, इस तरफ से जाएगा। ये ऊपर वाला रास्ता फिर से इख्तियार नहीं करेगा, ऊपर वाले रास्ते से फिर से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए ये वाला जो डायोड है ये रिवर्स बायस कंडीशन में आ गया। तो हमको जाना किधर है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन वाली कंडीशन में, और वो क्या होगा, फिर करंट डायरेक्टली लोड रेजिस्टेंस में से जाएगा। लोड रेजिस्टेंस में जाने की वजह से हम क्या करेंगे, फिर से वीओ चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, आई इंटू आर एल मिलेगा। तो आउटपुट वंस अगेन हमको मिला। तो पहली हाफ साइकिल में भी हमको आउटपुट मिला था, और दूसरी हाफ साइकिल में भी हमको आउटपुट मिला। पहली हाफ साइकिल को मैं ब्लैक कलर से बता रहा हूँ, दूसरी हाफ साइकिल को मैं ऑरेंज कलर से बता रहा हूँ। तो दोनों हाफ साइकिल में हमको आउटपुट नजर आ रहा है। इस तरीके से सीरीज चलते रहेंगी, और हर हाफ साइकिल का हमको आउटपुट आउटपुट में मिलता चले जाएगा। और ये जो है रेक्टिफायर पूरी की पूरी वेव को रेक्टिफाई करके हमको आउटपुट देगा। इसलिए इस रेक्टिफायर का नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। इसकी एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर से ज्यादा होती है। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी से ज्यादा होती है। ठीक है, तो कितनी होती है, बल्कि डबल होती है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होंगी, तो यहाँ पर नेक्स्ट हमको क्या लिख दे देना है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 81.2%। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी जो है 81.2% रहेंगी। और इसके अंदर क्योंकि हमने सेकेंडरी वाइंडिंग को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक बार हमने यहाँ पर बताए थे सेकेंडरी वाइंडिंग को, दूसरा हमने दूसरा पोर्शन यहाँ पर लिए थे। तो सेकेंडरी वाइंडिंग को दो पार्ट में डिवाइड करने की वजह से जो इसका पीक इनवर्स वोल्टेज है PIV, ये वाली जो वैल्यू है ये 2 टाइम्स होती है।
2 टाइम्स ऑफ Vm हो जाती है। तो ये दूसरा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। एक पीक इनवर्स वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में पीक इनवर्स वोल्टेज फुल वे रेक्टिफायर जो कि सेंटर टैप रेक्टिफायर है उसके अंदर ट्वाइस Vm हो जाता है, और एफिशिएंसी ऑफ सेंटर टैप रेक्टिफायर जो होता है वो 81.2 होता है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हमको क्या करना है, ब्रिज रेक्टिफायर को स्टडी करना है। ब्रिज रेक्टिफायर भी क्या है, ये फुल वेव रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर भी क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर है। तो मैं यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ, ब्रिज रेक्टिफायर। लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर में दो डायोड नहीं यूज होते। ब्रिज रेक्टिफायर में टोटल 4 डायोड्स यूज होते हैं। अब ब्रिज रेक्टिफायर का भी स्ट्रक्चर हमको बनाना है तो सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, हमको सप्लाई देना पड़ेगा। ये हमने सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद हमको बनाना पड़ेगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग की नंबर ऑफ टर्न्स हम ज्यादा देंगे, इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। ये है नंबर ऑफ टर्न्स, इसे नंबर ऑफ टर्न्स कहते हैं, तो याद रखिएगा। इसके बाद में हमको क्या करना है, सेकेंडरी वाइंडिंग बनाना है। सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हम कम लगाएंगे, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को स्टडी कर रहे हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग के कंपैरिजन में। और फिर बाद में, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो डायोड, ये जो रेक्टिफायर है, इसके अंदर हम कितने डायोड यूज कर रहे हैं, टोटल 4 डायोड्स आर देयर। तो यहाँ पर 4 डायोड्स को बनाने के लिए थोड़ा सा इसको हम लॉन्ग बनाएंगे। तो यहाँ पर इसकी लेंथ बढ़ाने के बाद अब मैं यहाँ पर डायोड बनाने जा रहा हूँ। तो ये इस तरीके से हमको डायोड 4 डायोड्स लगाने हैं। ये वाला डायोड याद रखिएगा कि ये वाला जो डायोड है इसको फॉरवर्ड बायस रखेंगे हम, और इसको रिवर्स बायस रखेंगे जब ऊपर से करंट आएगा तब, उसके लिए। अब जैसा ये दो स्ट्रक्चर बन गए, इन दो स्ट्रक्चर में से इन्हीं का रिप्लिका बनाना है हमको, मिरर इमेज बनाना है, एज इट इज बनाना है। यहाँ पर इसके जैसा बनाना है, प्रीवियस वन के जैसा। ये जैसा दिख रहा वैसे ही ये बनाएंगे, जैसा ये दिख रहा वैसे ही ये वाला रहेगा। और उसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर भी हमको जो है पैरेलल जो आर्म दिख रहा है उसके अंदर भी सेम डायोड बनाना है, जैसा कि पैरेलल आर्म में हमको नजर आ रहा है। तो ये बन गया। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर की कुछ कुछ चीजें अभी मिसिंग है, वो बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर इतना होने के बाद इसको आप जो है कनेक्ट कर देंगे। अब इसके साथ लोड रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा, तो यहाँ पर ये जो दो टर्मिनल्स बचे हुए हैं यहाँ पर हम लगाएंगे लोड रेजिस्टेंस। तो ये होगा आपका यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस RL। यहाँ पर आप जो है आउटपुट वोल्टेज को चेक करेंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे, आउटपुट वोल्टेज को चेक करेंगे। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज को चेक करेंगे। अब 1 सेकेंड क्या करना है हमको, वेव बनाने के लिए, वेव दिखाने के लिए, वेव्स को शो करने के लिए, वेव डायग्राम बनाने के लिए हमको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि कैसा था इनपुट और कैसा आया आउटपुट। ये हम स्ट्रक्चर बना लिए। स्ट्रक्चर के अंदर फिर से क्या करेंगे, एक देंगे वी इन और यहाँ पर चेक करेंगे वी आउट। फिर इसमें क्या देंगे, वैल्यू देंगे सप्लाई की, ये इनपुट रहेगा। और इसी के लिए हमको हर हाफ साइकिल में आउटपुट चेक करना है। तो यहाँ पर वेव टू वेव बनाने के लिए हम इस तरीके से डॉटेड लाइन से इसको शो करेंगे। यहाँ पर हम फिर आउटपुट चेक करेंगे। इसमें भी क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। इस तरीके से अलग अलग हाफ साइकिल हर बार मिलते रहेंगे। फिर से क्या होगा, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर है, यहाँ पर भी क्या होगा, सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा, म्यूचुअल इंडक्शन आएगा, यहाँ पर मिल जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलने के बाद क्या होगा, करंट यहाँ से नीचे आएगा। करंट यहाँ से जब नीचे आएगा तो अब मैं इसका डायग्राम का कलर चेंज करता हूँ। करंट इस पोर्शन में नहीं जाएगा, करंट यहाँ पर नहीं जाएगा बल्कि यहाँ जाएगा। क्यों जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये डायरेक्शन में फॉरवर्ड बायस कंडीशन है, रिवर्स बायस कंडीशन ये वाली डायरेक्शन में।
तो रिवर्स बायस कंडीशन में करंट नहीं जाएगा, फॉरवर्ड बायस में जाएगा। यहाँ से करंट जाने के बाद यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलने के बाद फिर इसको क्या मिला, रिवर्स बायस मिला। रिवर्स बायस होने की वजह से वंस अगेन इसमें से नहीं जाएगा, ये कहाँ से होता हुआ जाएगा, ये लोड रेजिस्टेंस से होता हुआ बाहर निकलेगा। लोड रेजिस्टेंस से करंट बाहर निकलेगा, करंट बाहर निकल कर यहाँ पर आएगा, यहाँ जाने के बाद इस डायोड में जाएगा। ये जहां से करंट आया था वही वाली लाइन पर दोबारा नहीं जाएगा, यहाँ से करंट नहीं जाएगा, अब यहाँ से जाएगा। यहाँ से जाने के बाद ये इस डायोड से बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर आते हुए, यहाँ से करंट बाहर आते हुए लूप को कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से ये वाला जो है ब्रिज रेक्टिफायर का करंट का फ्लो है पॉजिटिव हाफ साइकिल का। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला जो पोर्शन है, जिसको हम अभी मैं कलर चेंज करता हूँ, नेगेटिव हाफ साइकिल में ब्लू कलर ले लेते हैं आप, चलिए ब्लू कलर ले लेंगे। नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ हो जाएगा पॉजिटिविटी, इसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। ये पॉजिटिव मिलेगा तो अब करंट की ये डायरेक्शन होगी नए वाले करंट की। ये करंट जाएगा कहाँ से, अब जो छूट गया था रास्ता वहां से, मतलब यहाँ से जाएगा, क्योंकि ये अब क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और ये पुराने वाला क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस कंडीशन होने की वजह से ये डायोड कंडक्ट करेगा, और फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कंडीशन अगर समझ में आ गई है तो ये वाला डायोड जो है कंडक्ट करेगा। ये डायोड कंडक्ट करने के बाद वंस अगेन हमको लोड रेजिस्टेंस में से करंट डालने की सेम डायरेक्शन मिलेंगी, सेम दिशा, सेम डायरेक्शन, सेम सिम्त से करंट जो है इस लोड रेजिस्टेंस में आएगा, इस डायरेक्शन में। वंस अगेन हम जाएंगे यहाँ पर इस तरफ, ये लोड रेजिस्टेंस इधर से होता हुआ, अब जो है ये रिवर्स बायस कंडीशन की वजह से यहाँ पर से अब करंट नहीं जाएगा, करंट जो है यहाँ से नहीं जाएगा, बल्कि करंट कहाँ से जाएगा, इस डायोड में से। इस डायोड में फॉरवर्ड बायस है, यहाँ से होता हुआ करंट बाहर निकलते हुए करंट हमको यहाँ नजर आएगा, और ये करंट ऐसा आगे बढ़ते हुए अपना लूप कंप्लीट करेगा, और इस तरीके से इसका लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हर हाफ साइकिल में डायरेक्शन ऑफ डायोड चेंज हो जाएंगे। अगर मैं इसका नाम दूं डायोड नंबर 1, तो डायोड नंबर 1, इसका नाम दे दिया अगर मैंने डायोड नंबर 2, इसका नाम देता हूं अगर मैं डायोड नंबर 3, ये वाला अगर हो जाता है डायोड नंबर 4, तो एट ए टाइम डायोड 1 और 3 काम करते हैं एक वक्त में, इन वन टाइम, इन सिंगल टाइम, इन सिंगल हाफ साइकिल। कौन कौन से डायोड काम करते हैं, डायोड 1 और डायोड 3, ये दो काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में कौन काम करेगा, तो नेक्स्ट साइकिल में डायोड नंबर 2 और डायोड नंबर 4 काम करेंगे। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में फिर कौन काम करेगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में काम करने के लिए फिर से हमारे पास कौन है, डायोड नंबर 1 और डायोड नंबर 3, अगेन अगेन डायोड नंबर 1, डायोड नंबर 3 एंड सो ऑन। और ये वाले में कौन रहेगा, डायोड नंबर 2 और डायोड नंबर 4। इस तरीके से हर हाफ साइकिल में दो दो डायोड एट ए टाइम काम करेंगे, दो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रहेंगे, उस वक्त जो है दो रिवर्स बायस कंडीशन में रहेंगे, दो फॉरवर्ड बायस में, दो रिवर्स बायस में, टू फॉरवर्ड बायस में और टू रिवर्स बायस में, तो हमको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर भी जो है हमको आउटपुट फुल वेव रेक्टिफायर में नजर आया। फुल वेव रेक्टिफायर की भी एफिशिएंसी कितनी होती है, जो ब्रिज रेक्टिफायर हमने पढ़ा, तो ब्रिज रेक्टिफायर की भी एफिशिएंसी जो होती है 81.2% होती है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 81.2%, ये एक चीज आपको याद रखनी है। दूसरी यहाँ पर इसके अंदर पे भी जो हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज था PIV, ये भी हाफ वेव रेक्टिफायर के बराबर रहेगा, मतलब इट इज ऑल्सो इक्वल टू VM, इसकी वैल्यू जो है VM के बराबर होंगी। तो गाइस स्टूडेंट्स, ये जो हमको फुल वेव रेक्टिफायर में देखा हमने, दो टाइप के थे, एक था ब्रिज रेक्टिफायर, एक था सेंटर टैब रेक्टिफायर, और हाफ वेव रेक्टिफायर का हमने देखा था।
तो आई होप आपको ये पूरा डायग्राम, पूरे स्ट्रक्चर सब समझ में आए होंगे। तो आप जो है इनके ऊपर ध्यान दीजिए। वीडियो और ज़्यादा बड़ी नहीं कर सकते, ऑलरेडी 34 मिनट्स की हो गई है। तो नेक्स्ट टाइम इसके आगे की भी अगर कुछ डिस्कशन है तो हम कर लेंगे। तो इसको आप जो है कॉपी करके और अपना अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ब्रिलियंट एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू।